हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और उसके बाद आने वाले मुख्य अतिथि आप सभी का स्वागत अभिनंदन गीतों के माध्यम से श्री गणेश बोले फूल ले फूल हाँ जी इसका उद्देश्य यही है कि आज के समाज में और आज के जो हमारे युवा हैं उनको छोटूराम जी क्या थे और उनका क्या स्थान है इतिहास में, खास तौर पे हमारे पूरे हरियाणा, पंजाब और जो प्री पार्टीशन पंजाब में जो उनकी अहमियत थी और क्या सार्थकता उनके विचारों की और उनके द्वारा किए गए कार्यों की आज के दिन भी है और आने वाले समय में रहेगी, उसी के बारे में उनको याद करने के लिए ये आज का समारोह आयोजित किया गया है, जिसके लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। आप उनके वंशज भी कुछ मुख्य बात है एक दो बता दें उनके बारे में। वंशज तो देखिए ऐसा है, उनका निधन तो तब हो चुका था जब मेरे पिताजी भी पैदा नहीं हुए थे। हाँ, लेकिन ये है कि मैंने बहुत समय अपनी दादी जी के साथ बिताया है, मेरा बचपन उन्हीं के साथ बीता है, तो बहुत से कहानी किस्से वो मुझे सर छोटूराम के बारे में सुनाते थे। तो एक बड़ी भारी विरासत है जो आदमी को अपने कंधों पे लेकर चलना पड़ता है और मुझे बड़ा गर्व है इस बात का कि मैं उनका डायरेक्ट डिसेंडेंट हूँ या वंशज, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहे, बड़े गर्व की बात है। सर एज डायरेक्टर एग्रीकल्चर से कुछ बताएगा सरकार की क्या पॉलिसीज? उसमें तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY जिसको कहते हैं, इसमें करीब 5-6 महकमे इन्वॉल्व हैं, लेकिन नोडल एजेंसी जो है, नोडल डिपार्टमेंट जो है वो कृषि का है। क्योंकि कृषि सिर्फ कृषि नहीं, कृषि संबंधित जितने और क्षेत्र हैं वो सारे इकट्ठे करके और उन की बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है, RKVY उसको एड्रेस करती है। और जैसा आप सभी जानते हैं कि आज के दिन जो सबसे बड़ा चैलेंज या सबसे बड़ी चुनौती जो कृषि क्षेत्र में है वो तो ये है कि जो पिछले 50-60 साल से एक वीट और पैडी की जो एक साइकिल बन गई है, बहुत ज़रूरी है, वो ज़रूरी थी, आज भी ज़रूरी है, आगे भी रहेगी, क्योंकि 120 करोड़ की आबादी को अपने आपके फूड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसका होना ज़रूरी है। लेकिन अब उसके कुछ दुष्परिणाम सामने आने शुरू हो गए हैं, ख़ास तौर पे जो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल है या जो ग्राउंड वाटर लेवल है या ओवरऑल जो सॉयल हेल्थ है उसमें जो कमी आनी शुरू हुई है। तो ये मुख्य बिंदु हैं जिनको अब एड्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है कृषि विभाग द्वारा भी और दूसरे विभाग जितने भी हैं। तो एक बहुत बड़ी भूमिका आने वाले समय में रहेगी विविधीकरण की, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की। किसी तरह से किसान को प्रेरित किया जा सके, प्रोत्साहित किया जा सके, उसे इंसेंटिवाइज किया जा सके कि वो वीट और पैडी की साइकिल से बाहर निकल के जो और ऑल्टरनेट क्रॉप्स हैं, कैश क्रॉप्स हैं, उनकी तरफ को देखे। और बहुत जोर है इसके ऊपर। उसके अलावा नई नई किस्में हैं, खास तौर पर धान के लिए जैसे प्रयास अब चल रहा है वो डायरेक्ट सीडेड राइस के ऊपर है। डायरेक्ट सीडेड राइस का मतलब है कि जैसे सीधा बीज डाल के, जैसे आप अदरवाइज जानते हैं कि धान के लिए पहले नर्सरी बनानी पड़ती है, फिर ट्रांसप्लांटेशन होता है उसके बाद, तो वो एक इनिशिएटिव है। इसी तरह के और एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स जो हैं उनकी भूमिका बहुत बढ़ती जा रही है। और ख़ास तौर पे क्योंकि अब पिछले कुछ समय से और आने वाले समय में लेबर एक बहुत बड़ा इशू बनने जा रहा है, लेबर की कमी एक बहुत बड़ा इशू है। तो स्मॉल फार्म इम्प्लीमेंट्स, कृषि यंत्र खास तौर पे छोटे, उनकी बड़ी अहम भूमिका आने वाले समय में रहेगी। तो उसके ऊपर बहुत प्रयास है, बहुत सब्सिडीज उसके ऊपर दी जा रही है। तो इस तरह की विभिन्न स्कीम हैं जिनके तहत कृषि विभाग और अन्य विभाग जैसे हॉर्टिकल्चर है,
एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरीज है, उनमें काफ़ी रोल चल रहा है। और उसके अलावा मैं आपका, क्योंकि यमुनानगर में हम बैठे हैं, तो विशेष तौर पे मैं जिक्र करना चाहूँगा कि इस बार भारत सरकार से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्लान के तहत काफ़ी बड़ी मात्रा में हमें फंड मिला है मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए, जिसमें आम आपकी फसल के साथ पॉपुलर की प्लांटेशन, फॉरेस्ट महकमा उसमें सहयोग देगा और पॉपुलर प्लांटेशन को और बढ़ावा दिया जा सके, खासतौर पे जो एरियाज़ हैं जहाँ पे पॉपुलर प्लांटेशन का स्कोप ज़्यादा है, तो उसमें काफ़ी भारी हमको फंडिंग भारत सरकार से भी हुई है। और प्रयास यही है कि कृषि का विविधीकरण हो सके ताकि किसान को बेहतर आमदनी का जरिया उनका बनाया जा सके। इसमें सर जैसे गन्ने का क्षेत्र अभी तक शुगर जो ड्यू है किसी भी किसान के प्रति, तो हरियाणा का जो इस क्षेत्र में जो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो अग्रणी है और हमें उम्मीद है कि ये सीजन भी अच्छा रहेगा। सर क्या कारण मानते हो कि आज इतनी सी दवाने के बावजूद भी किसान खेती कर रहे हैं? उसको यदि मैं ये कहूँ कि एक एवोल्यूशन स्वाभाविक सी, एक जब आप तरक्की के रास्ते पर चलते हैं तो आप यूरोप को देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिए, जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ेगी तो फर्क पड़ता जाता है। पॉपुलेशन जो है उसकी जो डेमोग्राफिक्स हैं वो तो एक रुझान जो है वो शहर की तरफ, व्यवसाय की तरफ, इंडस्ट्री की तरफ, सर्विस सेक्टर की तरफ, वो होना स्वाभाविक सी बात है। उसे हमें अदरवाइज लेके नहीं जाना चाहिए। इसका सीधा सा किसी समय में कृषि की जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन थी वो 70% तक भी थी, आज के दिन 14.5-15% है सर। आबादी की निर्भरता कृषि पे अभी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसमें और चीज़ें जो हैं उनका बहुत उनमें बढ़ोतरी हुई है, तो एक बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ है। और आप भी जोरदार तालियां बजा करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अभिनंदन। यमुनानगर मेहमान नवाजी की जाना जाता है और यमुनानगर महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर दीनबंधु सर छोटा प्राप्त करना है, ये ऐसे ही महान व्यक्ति के कारण लाभ प्राप्त कर रहा है। वह व्यक्ति जिसने जीवन में कभी अपने लिए नहीं सोचा, हमेशा संघर्ष करता रहा, इस भाव के साथ कि दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है, सफल विफल और आस निराशा इसकी ओर कहाँ जिज्ञासा, तमसो मां ज्योतिर्गमय। इस भाव में कि आज जो संकल्प लेकर के यह दीप जलाया जा रहा है कि सदैव जलता रहे मां त्रिमंदिर का अकीदन दीप में चाह मेरी जाति बस जलता रहूं। इस भाव के साथ दीप का प्रज्वलन माननीय मुख्य अतिथि महोदय के साथ, और यह दीपक सदैव जलता रहे, झंझा का झोंका झपकाए। मैं छोटूराम विचार मंच की ओर से आज उनके हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दीनबंधु छोटूराम एक व्यक्तित्व नहीं थे, वो एक विचारधारा थे। आज से 132 न किसी देश के राजा रहे, न महाराजा रहे, न प्रधानमंत्री रहे, न राष्ट्रपति रहे, लेकिन आज भी कृतज्ञ समाज 132 साल बाद उनके जन्म दिवस को मनाता। सोच है जो गरीब तबके की और किसान वर्ग के लिए उन्होंने काम किए, वो इस तक पहुंचे। कई बार बचपन का आपका जो इंसिडेंट है, जब जो जीवन के किसी भाग का इंसिडेंट है, वो आपको पूर्णतः बदल देता है। ऐसी घटनाएं महात्मा बुद्ध के साथ भी हुई, महात्मा गांधी जी के साथ भी हुई और दीनबंधु छोटूराम के साथ भी हुई। एक साहूकार के हाथों तिरस्कृत होते हुए तो विरोध किया, उस विरोध को तो उनके पिताजी ने वहीं दबा दिया, लेकिन वो चिंगारी जो उनके दिल में जली, वो कहीं ना कहीं जीवन पर्यंत उनके साथ चलती रही। और एक सच्चाई थी कि जिस समाज का वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिसका नेतृत्व कर रहे थे, उस समाज को कोई व्यक्ति नेता खुश नहीं हो सकता। सारी जिंदगी जब तक वो जीते रहे, उनके माथे के ऊपर शिकन रही,
जब हमने छोटू राम विचार मंच के यहाँ पर वेबसाइट की इनॉग्रेशन कराई थी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी मुख्य अतिथि थे उसमें, तो मैं सोचता था कि कहीं से एक फोटो ऐसी निकालूं जहां उनके चेहरे पे मुस्कान हो। लेकिन कहीं पे भी इंटरनेट पे हजारों की तादाद में पुस्तकें उन पर लिखी गई हैं, मैं एक भी ऐसी तस्वीर नहीं निकाल पाया जहां उसके चेहरे पे खुशी हो, चिंता मग्न रहे शायद जिंदगी, क्योंकि वो उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे जो दरिद्र था, सताया हुआ था, चाहे वो किसान था, चाहे वो मजदूर था। एक बात कहा करते थे कि एक भोले किसान, दो बात मेरी तू जान ले, एक बोलना सीख ले, एक दुश्मन को पहचान ले। लेकिन दुश्मन को कहां से पहचाने, क्योंकि किसान की जो लड़ाई है वो लड़ाई विधाता से है, जो आज की व्यवस्था है उससे है। ये हालात जब दीनबंधु सर छोटू राम जी जिंदा थे तब भी थी और आज भी है। कमोवेश वही हालत किसान की आज भी है। अगर हम उदाहरण के रूप में इस बात को समझें, जब वो थोड़ी फसल तैयार होती है तो दिक्कत आती है, कहीं मौसम की जो मौसम का मिजाज है वो उस पर मान ना दे, बाढ़, सूखा, पानी की कमी, आग नहीं। और यदि वो किसी तरह से इन सब चीजों से बचकर अपने खेत को, अपने गेहूं को अपने तक लाने में कामयाब हो जाता है, तो उसका मूल्य जो तय करती है वो सरकार तय करती है, उसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और लगभग जो रेट मिलता है उसे इतनी मेहनत के बाद वो 80 से 90 पैसे प्रति किलो। और जब वो 20 मिनट में उस गेहूं का आटा तैयार हो जाता है, तो अगर बहुत अच्छी कंपनी गोदरेज वगैरह का दे तो 280 रुपए किलो, 10 किलो, यानी कि 28 रुपए किलो का आटा तैयार होता है, जिसमें मेहनत लगती है सिर्फ 10 मिनट की। तो किसान की लड़ाई तो यहां है। जिस दिन किसान इस, और वो जो रेट है आटे का वो सरकार तय नहीं करती, वो सरकार, वो उसका मालिक तय करता है, उसको बोलते हैं एमआरपी। जिस दिन ये एमएसपी और एमआरपी का खेल किसान समझ जाएगा, उस दिन में हम जब जान पाएंगे कि ये सही मायने में उस महान आत्मा को एक श्रद्धांजलि। और ऐसे ही कार्य उन्होंने किए कि बंधुआ मजदूरों की तरह से मजदूरों से काम लिया जाता था। कोई भी उनके काम करने के घंटे तय नहीं थे। 1940 में उन्होंने एक एक्ट पास कराया, श्रमिक एक्ट, जिसके तहत दिन में 11 घंटे से आदमी ज्यादा किसी भी मजदूर से काम नहीं लिया जा सकता, और रविवार की छुट्टी का दिन निर्धारित कराया। बहुत से काम हैं। आज हमारे पास एक लगभग 30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है जो दीनबंधु सर छोटू राम जी के पूरे जीवन पर प्रकाश डालेगी। लेकिन एक जो बहुत अहम चीज है जो बार बार मुझे परेशान करती है, जो मैं कहीं भी बोलता हूं उनके बारे में, तो मैं जरूर कहना चाहता हूं कि अगर दीनबंधु सर छोटू राम जी जिंदा रहते तो शायद धर्म के आधार पे इस देश का बंटवारा ये नहीं होता। उन्होंने 1940 में गांधी जी को पत्र लिखा था और पूरा का पूरा पत्र मैंने अच्छी तरह से पढ़ा है। जो चीजें उस पत्र में लिखी गई हैं वो आज बिल्कुल उनकी बिल्कुल सही साबित हो रही हैं, और ये चीज उन्होंने देश के बंटवारे से 7 साल पहले लिखी थी। अपने जीते जी उन्होंने कभी भी जिन्ना को उस टाइम के लाहौर में, उस टाइम के पंजाब में घुसने नहीं दिया। अगर वो जिंदा रहते तो शायद इस देश की हालत कुछ और होती, क्योंकि जो ये विस्थापना का दर्द है, विस्थापित होने का जो दर्द है, इसे वही लोग महसूस करते हैं जो अपना घर छोड़कर कहीं जाते हैं। अगर पौधे को भी एक गमले में से उखाड़कर दूसरे गमले में लगा दिया जाए तो वो जाता है, हम तो इंसान हैं। उस पीढ़ी के बहुत कम लोग अब रह गए हैं हमारे साथ जो पाकिस्तान से आए थे। लेकिन आज भी अगर उस पीढ़ी के कुछ लोगों से बात करो तो उनकी वाणी में एक दर्द होता है। लाहौर के नाम से उनकी आंखें चमकती हैं और वो कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जन्मे ही नहीं। और वो दर्द महसूस होता है उनकी बात में कि कैसे हम अपना सब कुछ छोड़कर आए। अगर दीनबंधु सर छोटू राम बहुत अल्प आयु में हमारे बीच से निकल गए, अगर वो शायद कुछ साल और रहते तो आज देश की कुछ और तस्वीर होती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आज